हेलो दोस्तों, चाय पी लो, चाय पी लो। पी लो बेटा चाय। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? यस, एक लेक्चर और है अपना इसके बाद। ओके, क्लियर है बात। हाँ हाँ, चलिए तो बेटा आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है आधारित विद्युत धारा के ऊपर। हमने कल थोड़ा थोड़ा सा डिस्कशन किया था अबाउट द विद्युत धारा, अबाउट द विद्युत धारा। चलिए अब आज अपन कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो, आवेश प्रवाह की दिशा, आवेश प्रवाह की दिशा। चलिए देखते हैं। तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह विभवांतर के कारण होता है ना। ये क्या होता है अभी अपन बताएंगे, ठीक है। देखो, आवेश चलने के लिए विभवांतर चाहिए। अपन को पता है कि आवेश उच्च विभव से निम्न विभव चलता है, ठीक है। आवेश, कौन सा आवेश? पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव आवेश उच्च विभव से निम्न विभव चलता है, निम्न विभव की ओर चलता है, ओर चलता है, ठीक है। तो कहीं उच्च विभव होना चाहिए, कहीं कहीं निम्न विभव होना चाहिए, तभी आवेश चल पाएगा। अगर दो बिंदुओं के बीच में विभव समान है, अगर विभव समान है तो ना तो कोई उच्च विभव ना कोई निम्न विभव, तो आवेश चल ही नहीं पाएगा। आवेश कब चल पाएगा? जब एक बिंदु का विभव ज्यादा हो, एक का कम हो। अब विभव एक का ज्यादा है, एक का कम है, इसका मतलब विभव में अंतर है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? विभवांतर। तो आवेश तभी चल पाता है जब विभवांतर हो, ठीक है। और आवेश का चलना ही धारा का निर्माण करता है। जब तक आवेश चलेगा नहीं तो धारा का निर्माण नहीं होगा। तो आवेश कब चलेगा? जब विभवांतर होगा, ठीक है। और आवेश चलेगा तो धारा का निर्माण होगा, ठीक है। तो परिपथ में जो विद्युत प्रवाह होता है वो विभवांतर के कारण, विभव में अंतर के कारण होता है। परिपथ में धारा प्रवाह की दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। परिपथ में धारा की दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। इसमें हम एक लाइन ऐड कर सकते हैं कि जो धन आवेश के चलने की दिशा होती है, चलने की दिशा होती है, जो धन आवेश के चलने की दिशा होती है वही धारा की दिशा मानी जाती है, वही धारा की दिशा मानी जाती है। ओके, चलिए। धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा है? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है बेटा? नेगेटिव आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन धन आवेश के विपरीत चलेगा। इलेक्ट्रॉन कहां चलेगा? धन आवेश के विपरीत। और धारा की दिशा हम कौन सी लेते हैं? जो धन आवेश के चलने की दिशा है। तो धारा और धन आवेश एक ही दिशा में, धारा धन आवेश एक ही दिशा में, इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत होगा। तो धारा की दिशा हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत होगी, है ना। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। मैं पॉइंट का नंबरिंग कर दूं, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये संबंधित है पहले पॉइंट से, ये बात संबंधित है दूसरे पॉइंट से। और अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो मान लीजिए धन आवेश कहां जा रहा है? इधर जा रहा है। धन आवेश कहां मूव कर रहा है? धन आवेश इधर जा रहा है। तो धन आवेश इधर जा रहा है तो धारा की दिशा भी यही, धारा की दिशा भी यही, ठीक है। धारा को हम आई से प्रदर्शित कर देते हैं। और ऋण आवेश कहां जाएगा? अगर धन आवेश यहां जा रहा है, धन आवेश यहां जा रहा है तो ऋण आवेश कहां जाएगा? जाता है बेटा धन आवेश के विपरीत। ऋण आवेश कहां चलेगा? धन आवेश के विपरीत। तो ऋण आवेश इधर जा रहा है, ठीक है। ऋण आवेश इधर जाएगा। अगर धन आवेश यहां जाएगा तो, है ना, धन आवेश इधर जा रहा है तो ऋण आवेश हम जानते हैं, लिख देता हूं मैं पॉइंट, हम जानते हैं ऋण आवेश धन आवेश के, पॉजिटिव आवेश के विपरीत चलता है, विपरीत चलता है, ठीक है। तो ऋण आवेश कहां जा रहा होगा? इधर जाएगा, ठीक है। लेकिन धारा की दिशा हम वही मानते हैं जो कि धन आवेश के चलने की दिशा है। तो अगर ऋण आवेश इधर जा रहा है तो धन आवेश कहां होगा? सॉरी, धारा कहां होगी? ऋण आवेश के विपरीत। तो सिंपल सा स्टेटमेंट है कि जो धन आवेश की दिशा है वही धारा की दिशा, ठीक है। और जो ऋण आवेश की दिशा है, धारा की दिशा उसके विपरीत होगी। धारा की दिशा ऋण आवेश के विपरीत और धन आवेश की दिशा में। सिंपल सी बात है। धारा प्रवाह की दिशा धन आवेश के प्रवाह में होती है, ये स्टेटमेंट मैं बता ही चुका हूं आपको, ठीक है। तो सिंपल सी बात याद रखोगे, जिस दिशा में धन आवेश चल रहा है धारा की दिशा वही होगी, और जिस दिशा में ऋण आवेश चल रहा है धारा उसके विपरीत होगी, विपरीत। बस इतनी सी बात है। तो ये छोटी छोटी बातें थी। अब देखो कुछ सवाल, बेसिक सवाल। एक चालक तार में 8 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है, तो चालक तार के काट का क्षेत्रफल से 1 मिनट में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो बेटा अपन क्या जानते हैं? धारा इज इक्वल टू क्या होता है? धारा इज इक्वल टू हम लिखते हैं Q बटे T, आवेश बटे समय। धारा बराबर क्या होती है बेटा? आवेश बटे समय होती है, ठीक है। तो आवेश बराबर अपन क्या लिख सकते हैं? I इंटू T लिख सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आवेश इज इक्वल टू आई का मान कितना है बेटा? 8। आई का मान 8 एम्पियर। बेटा एम्पियर धारा की इकाई होती है, धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर, है ना। ए एम्पियर लिखा है ना, तो इसका मतलब होता है एम्पियर। एम्पियर नाम के एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, जैसे कूलाम एक साइंटिस्ट है, आवेश की इकाई कूलाम होती है। एम्पियर एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, तो धारा की इकाई उनके नाम पर रखी गई है एम्पियर। तो धारा कितनी है? 8। और समय कितना है? समय 1 मिनट है। 1 मिनट बराबर होता है 6 की बिंदी 60 सेकंड, 6 की बिंदी 60 सेकंड, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू कितना आ गया? 8 छंग 48, 48 कूलाम, ठीक है। तो अब Q बराबर अपन क्या लिख लेते हैं? क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है, तो Q का मान तो मिल गया। अब Q बराबर अपन क्या लिख लेते हैं बेटा? Q की जगह नहीं लिख सकते, N इंटू E। याद करो प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन, आवेश के क्वांटिटीकरण का सिद्धांत। की आवेश को हम क्या लिख सकते हैं? N इंटू E, कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। तो N का मान कितना आ गया बेटा? यहाँ से 480 अपॉन E। तो N इज इक्वल टू कितना आ गया? 480 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। आप इसको हल कर सकते हैं, तो आप करेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। हल करने पर कितना आ जाएगा? दशमलव हटाया तो यहाँ पर एक जीरो और बढ़ा दिया, 16 तिया 48 हो गया। तो N का मान कितना आ गया दोस्तों? N का मान आ गया ये 3 इंटू 10 की घात 2, और ये नीचे से ऊपर गया तो 10 की घात 19 हो गया। तो N बराबर 3 गुणा 10 की घात 21 इलेक्ट्रॉन्स। मुझे उम्मीद है सवाल क्लियर होगा आपको, है ना। तो सीधा सा सूत्र है I बराबर Q अपॉन T, धारा बराबर आवेश बटे समय। अगर बात क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में एक बार 0 1 खेल जाओ। जिनको बात क्लियर है वो कमेंट में 1 लिखें, जिनको कोई कंफ्यूजन है वो कमेंट में 0 लिखें बेटा। एक सेकंड दोस्तों, हेलो, यस, हाँ मैं आपको 9 बजे कॉल करता हूँ, 9:30 बजे एक्चुअली मैं भी लेक्चर चल रहा था। मैं करता हूँ, मैं भी लेक्चर ले रहा हूँ। नेक्स्ट सवाल देखो,
एक चालक तार में प्रवाहित धारा I बराबर इतना दिया गया है। चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में प्रथम 10 सेकंड में प्रवाहित धारा, ठीक है। तो ये आपको तात्क्षणिक धारा दी गई है I का मान कितना दिया गया है बेटा आपको 2t+3 एम्पियर, 2t+3 एम्पियर। ओके सर। अब देखो तात्क्षणिक धारा मैंने आपको कल बताई थी I की जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं dq/dt कल बताया था कि I एवरेज अपन क्या लिख लेते हैं, औसत धारा क्या लिखते हैं, आवेश बटे समय, समय अंतराल में प्रवाहित आवेश बटे समय, और जो I तात्क्षणिक होती है, तात्क्षणिक किसी समय पर, है ना, जैसे किसी समय t पर धारा, ये अपन ऐसे लिख लेते हैं इसको dq/dt। तो I की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा dq/dt, तो कितना हो गया 2t+3, हमें q का मान ज्ञात करना है, तो dq इज इक्वल टू कितना हो गया 2t+3 इनटू dt। अब अगर हमें कुल आवेश ज्ञात करना है, हमारे पास dq है और हमें q चाहिए, तो हम क्या करें, सब इसका समाकलन कर दो, अगर आप में हिम्मत है तो हम कोशिश करते हैं, समाकलन करेंगे, ठीक है। लिमिट कहां से कहां तक, प्रथम 10 सेकंड में, प्रथम 10 सेकंड का मतलब होगा t बराबर 0 से, प्रथम 10 सेकंड का मतलब क्या होगा, t बराबर 0 से t बराबर 10 सेकंड में, ठीक है। तो लिमिट साइमन गो बैक, लिमिट कहां से कहां तक लगाओ, साइमन तुम बार-बार इंडिया आ जाते हो, हमने कहा तुमको गो बैक, तो लिमिट 0 से लेके 10, प्रथम 10 सेकंड, तो लिमिट 0 से लेके बेटा 10 तक, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को खा जाएगा, कच्चा चबा जाएगा, तो dq का इंटीग्रेशन कितना हो गया, बरखुरदार q हो गया। हम यहां चलते हैं, तो q इज इक्वल टू, अब इसका हमें समाकलन करना है, समाकलन करना अपने बाएं हाथ का खेल है, 2 बेचारा कांस्टेंट है, t का समाकलन हो जाता है t²/2, है ना, याद है ना बेटा, समाकलन ऑफ x की घात n dx क्या होता है, x की घात n+1 अपॉन n+1 होता था, याद करो। तो यहाँ t की घात 2 कांस्टेंट है, t की घात कितना 1 है, तो t की घात 1+1 बटे 1+1, तो 1+1 2 अपॉन 2 प्लस 3 कांस्टेंट है, तो 3 इंटू dt, है ना, dt से गुणा करेंगे 3 इंटू dt, 3 कांस्टेंट है, dt का समाकलन क्या हो जाता है, t हो जाता है ना। समाकलन अवकलन बेटा मैं आपको सिखा चुका हूं, आपने खुद के पर्सनल हाथों से सिखाया था। लिमिट 0 से लेकर 10 तक, काटा कूटा मचा तो 2 से 2 बाबा टिल्लू हो गए, बाबा टिल्लू पगला है, उड़ी बाबा कट गया। अब हम लिमिट रखेंगे, t की जगह ऊपर वाला लिमिट तो 10 स्क्वायर, t की जगह 10 लिखो, प्लस 3 t की जगह क्या लिखो 10, ऊपर वाला लिमिट माइनस नीचे वाला लिमिट, तो नीचे वाला लिमिट रखोगे तो t की जगह 0 रखो, तो 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0, तो 0 ही हो जाना है। तो q का मान कितना आ गया 130 कूलम, ये हमें q का मान दिन दहाड़े प्राप्त। क्लियर है बात? यस सर, बड़ा आसान सवाल है, धारा दी है, आवेश निकालना, संबंध हम जानते ही, हम कहेंगे वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अगला सवाल देखिए, ये बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा धीमे धीमे सवाल की क्वालिटी बेटा बढ़ती जाती है जीवन में। एक चालक से प्रवाहित आवेश q बराबर इतना इतना दिया जाता है, जहां a तथा b नियतांक है, a तथा b नियतांक। अब अपन को आवेश दिया है, तो धारा का समय के साथ परिवर्तन वक्र खींचे, धारा का समय के साथ परिवर्तन वक्र खींचे, कोशिश करेगा मैं, चलो धारा और समय के बीच ग्राफ बनाना है। दूसरा, चालक के काट से प्रवाहित कुल आवेश ज्ञात करना है, चालक के काट से प्रवाहित कुल आवेश हमें ज्ञात करना है। तो पार्ट पहला वाला तो q बराबर आपको कितना दिया है, हमें गिवन है दैट q इज इक्वल टू at माइनस bt²। अब धारा और समय का ग्राफ बनाना है, तो हमें q से पहले धारा को लाना पड़ेगा, धारा हमें निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं दोस्त, हम इसका अवकलन कर देते हैं। सर अवकलन क्यों कर दिया, पगला गए हो क्या? हम बेटा पगला नहीं है, I बराबर होता है dq/dt। तो हमारे पास q है, I लाना है, तो q का अवकलन करना पड़ेगा, q का अवकलन करते हैं तो हमें I मिलता है। तो हमने इसका अवकलन किया तो dq/dt मिल गया, इसका अवकलन करेंगे तो a कांस्टेंट, t का अवकलन t के सापेक्ष बेटा 1 हो जाता है, माइनस b कांस्टेंट और t² का अवकलन 2t। तो dq/dt को हम क्या लिख देंगे बेटा, I लिख देंगे, ठीक है। अब a माइनस 2bt, a माइनस 2bt, ये हमें समीकरण मिल गया, ठीक है। अब देखो हम ग्राफ बनाएं, क्या बनाएं बेटा, ग्राफ किसके बीच, x और y के बीच, सॉरी धारा और समय के बीच। तो साथ देना मेरा, थोड़ा सा साथ देना, क्योंकि आप मेरे दोस्त हो इसलिए साथ दोगे मेरा, अगर आप मेरे दोस्त नहीं होते तो साथ नहीं देते, दोस्त का साथ देता है। धारा और समय के बीच ग्राफ बनाएं। तो अब देखो धारा की घात भी एक है, समय की घात भी एक है, भाई धारा की घात भी एक है, समय की घात भी एक है। जरा बताओ ग्राफ कैसा बनना चाहिए, ग्राफ का नाम क्या होगा, है ना, जैसे वृत्त, दीर्घवृत्त, परवलय, अति परवलय, सरल रेखा, और सोच समझ के जवाब देना है। ऐसे नहीं कि मास्टर ने इतने ऑप्शन दे दिए और हमारे दिमाग में नाम आ रहा है पैराबोला का, तो मुंह उठा के बोल दें पैराबोला। सर हमें कैसे पता चला कि अवकलन करें समाकलन? देखो बेटा, हमने आपको सिखाया था कि हमारे पास dq है और हमें क्या चाहिए, q चाहिए। देखो अवकलन करते हैं तो d लग जाता है, d साथ में आ जाता है, समाकलन करते हैं तो d हट जाता है। जैसे dq है, अगर हम समाकलन करेंगे तो समाकलन अवकलन को खा जाता है, ये समाकलन का चिन्ह, अवकलन का चिन्ह क्या बचेगा, q बचेगा, q बचेगा, ठीक है। दूसरा, तो हमें पता है कि dq हमें दिया गया है और हमें क्या चाहिए q, तो d हटाना है, d मतलब डिफरेंशिएशन हटाना है। तो डिफरेंशिएशन कौन हटाएगा, इंटीग्रेशन, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को उल्टा होता है। अब देखो हमको q दिया है, क्या दिया बेटा, q दिया है, इस सवाल में q दिया, हमको धारा चाहिए, तो हम धारा की परिभाषा सोचेंगे क्या होता है। तो धारा I बराबर होता है dq/dt, वो हमें dq/dt लाना है, d लाना है तो हम इसका अवकलन कर देगा t के सापेक्ष, इसका अवकलन करो t के सापेक्ष, तो q का अवकलन t के सापेक्ष क्या हो गया, dq/dt। d हटाना है तो समाकलन, d लाना है तो अवकलन। चलिए तो देखो मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखूं इसको, तो ये I इज इक्वल टू माइनस 2bt प्लस a है। अब देखो ये I हमने किस अक्ष पर किसकी जगह लिया है, y की जगह, t किसकी जगह लिखा है, x की जगह। बेटा यहाँ x अक्ष होती थी और यहाँ पर y अक्ष होती थी, ऐसा ही तो होता था जब हमने ग्राफ पढ़ा था। हाँ मास्टर सही कह रहे हो, वैसे ही होता था। तो I की जगह क्या लिख दोगे मास्टर साहब, y माइनस 2b कांस्टेंट है, t की जगह क्या लिख दोगे, x प्लस a। तो ये तो हमें पता चल गया ये किसका ग्राफ हुई बात जेंटलमैन, ये जो हमारा ग्राफ आया है y इज इक्वल टू, ये हमारे पास जो ग्राफ आया है y इज इक्वल टू माइनस 2bx प्लस a, इसकी तुलना करो सरल रेखा के समीकरण से जो होती है y इक्वल टू mx प्लस c। देखो x की भी घात 1 है, y की भी घात 1 है, तो सरल रेखा होगा। तो इसमें से तुलना करने पर c का मान हमको कितना दिखाई दे रहा है, a, m का मान दिखाई दे रहा है माइनस का 2b। तो हमें पता चल गया यह एक सरल रेखा है जिसका अंतःखंड a है और स्लोप नेगेटिव है। अंतःखंड कितना है, a और स्लोप नेगेटिव। आवाज में क्या दिक्कत आई, तैयारी? तो अंतःखंड पॉजिटिव है, अंतःखंड कैसा है बेटा, पॉजिटिव है। तो अंतःखंड पॉजिटिव मतलब यहां कहीं कट करेगा ग्राफ,
बाई अक्ष का अंतखंड कैसा है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इधर होता है, नेगेटिव इधर होता है। स्लोप कैसा है? नेगेटिव, स्लोप कैसा है? नेगेटिव। सरल रेखा बेटा मैं सिखा चुका हूं, क्यों सिखाया था आपको पता भी चल गया होगा। ये सरल रेखा है, ये क्या होगी बेटा? सरल रेखा। अब देखो आवेश कब तक बहेगा? ग्राफ बन गया भाई साहब, पाईजान ओ पाईजान ग्राफ बन गया, ठीक है। ए वाली अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी बेटा? ए, अंतखंड कितना है? ए है। अच्छा अब देखो ये कह रहा है बेटा सेकंड वाले पार्ट में ग्राफ बन गया कि चालक के काट से प्रवाहित कुल आवेश। तो देखो आवेश कब तक प्रवाहित होगा? जब तक कि धारा शून्य नहीं हो जाती है। जब धारा शून्य हो गई तो आवेश का प्रवाहित होना बंद हो गया, क्योंकि आवेश का प्रवाह ही क्या है? धारा है। आवेश का प्रवाह ही कितना है? क्या होता है बेटा? धारा होता है। तो जब तक आवेश प्रवाहित होगा तब तक धारा बहेगी, या हम कहें जब तक धारा प्रवाहित हो रही है तब तक आवेश बह रहा है, ठीक है। तो अपन चलते हैं बेटा सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट पर प्रवाहित कुल आवेश, तो हम कहेंगे जब तक धारा बहेगी, जब तक धारा बहेगी तब तक ही आवेश प्रवाहित होगा। या हम ऐसा लिख सकते हैं कि जब धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगा तो आवेश का प्रवाह भी रुक जाएगा। देखो आवेश नहीं होगी तो धारा होगी नहीं, और धारा कब तक रहेगी? जब तक आवेश चल रहा है। अब अपन देखना कि धारा का प्रवाहित होना कब बंद हो रहा है। धारा का प्रवाहित होना कब बंद हो रहा है? तो आई बराबर अपने पास समीकरण क्या है? a माइनस 2vt है ना, ये आई है। और जब ये शून्य हो जाएगा, जब ये कितना हो गया बेटा? शून्य हो गया, धारा शून्य हो गई तो आवेश का प्रवाह हो जाएगा। तो धारा कब शून्य हो रही है? तो a बराबर अपन क्या लिखेंगे? 2vt। तो t का मान कितना आ गया? a/2v। तो इतने समय तक ही बेटा धारा प्रवाहित होगी, इतने समय तक ही बेटा धारा प्रवाहित होगी। इस समय के बाद धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगी। तो धारा कब जीरो हो रही है? तो अगर हम इस समय की चर्चा करें कि इस समय कौन सा है, तो बेटा इस समय t इज इक्वल टू कितना आएगा? a/2v। a/2v समय आ जाएगा, ये a/2v, 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 ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब दो तरीके। एक तो हम आपसे कहें कि इस ग्राफ का जरा एरिया लिख के बताओ आप। इस ग्राफ का एरिया किसके बराबर होगा? आई और टी के समय के बीच के ग्राफ का एरिया बताइए किसके बराबर हो गया? कैसे लिखोगे? इसके एरिया से हमें क्या मिलेगा? तो देखो ग्राफ में दो ही चीजें महत्वपूर्ण होती है, एक होता है स्लोप और एक होता है एरिया, ठीक है। और मैंने आपको लिख के बताया, जैसे एरिया हम क्या लिखते हैं? इंटीग्रल y इंटू dx, इंटी है ना, कैलकुलेटिंग क्यू, हम क्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रवाहित आवेश का मान, कैलकुलेटिंग क्यू प्रवाहित आवेश। तो सीखना बेटा यहाँ पर हम एरिया लिखना चाहता है, एरिया अच्छे से लिखो। एरिया इक्वल टू हम क्या लिखता है? बाई इंटू dx। तो एरिया इज इक्वल टू, इस ग्राफ में बाई की जगह क्या है मास्टर? आई है, एक्स की जगह क्या है? टी है, एक्स की जगह क्या है? टी है। तो एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल आई की जगह मैं ऐसा लिख दूं डी क्यू बटे dt, आई की जगह लिख दूं डी क्यू बटे dt, सब लिख दो इंटू dt। अब dt से dt बाबा टिल्लू कर दो, dt से dt क्या कर दो बेटा? बाबा टिल्लू कर दो, ठीक है। तो एरिया किसके बराबर मिला? एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल डी क्यू। अब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को खा जाता है, तो एरिया किसके बराबर आया? आवेश के बराबर, क्यू के बराबर, आवेश के बराबर। तो अब इसका क्षेत्रफल निकाल लो भाई, आवेश चाहिए तो क्षेत्रफल निकाल लो। तो क्षेत्रफल त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। हाँ मास्टर सही कह रहे हो। तो 1/2 आधार कितना है? 2a/b। ये वाली लंबाई कितनी है? समय के बराबर ए समय कितना है बेटा? a/2b। ये लंबाई कितनी है? a/2b, ठीक है। और ऊंचाई कितनी है? a। तो एरिया कितना आ गया? एरिया कितना आ गया मेरे परम प्रिय दोस्त? 1/2 आधार दैट इज a/2b इंटू ए। तो आवेश q का मान कितना आ गया? q इज इक्वल टू a² / 4b, a²/4b। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। ये हम चलो कहते थे इसको मेथड वन। बेटा एरिया से क्या मिलेगा ऐसे लिख के देख लिया करो। स्लोप से क्या मिलता है? जैसे हम इस ग्राफ का स्लोप लिखते, स्लोप लिखें इस ग्राफ का, तो स्लोप अपन क्या लिखते हैं? dy/dx। तो इस ग्राफ में हम स्लोप लिखते, y की जगह क्या लिया हुआ है? i, और x की जगह क्या है? t। x की जगह क्या है बेटा? t, है ना। ग्राफ ऐसा ही है ना, यहाँ पर हमने i लिया है और t लिया है। तो स्लोप क्या हो जाएगा? dy/dt। तो dy/dt कोई राशि नहीं होती है, dy/dt कोई राशि नहीं होती है, ठीक है। समझ गए? एक तरीका आना चाहिए बेटा। ग्राफ तो बहुत सारे हो सकते हैं, कितने ग्राफ के लिए रटोगे? नहीं रट पाओगे, रट्टाफिकेशन बहुत गलत चीज होती है, तरीका पता होना चाहिए। अच्छा चलो मैं एक सवाल पूछता हूँ कि अगर हम ग्राफ बना दें किसमें? क्यू में और टी में, तो इस ग्राफ का स्लोप हमको क्या देगा? कुछ देगा का? इस ग्राफ का स्लोप हमको क्या दे सकता है? बताओगे? कोशिश करोगे? जो तरीका मैंने सिखाया एरिया लिखने का, स्लोप लिखने का, उसी तरीके के अनुसार चलना, यू विल गेट द आंसर। बेटा आवाज में क्या दिक्कत है साहिल भाई? देखा आवाज में कोई दिक्कत है क्या? तो बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा। अगर इस केस में मैं स्लोप लिखूं तो स्लोप लिखने का हमारा तरीका हमें रटना कुछ नहीं है, dy/dx लिखते हैं। तो d y की जगह क्या है बेटा? q है, और x की जगह क्या है? t। वो dq/dt तुम तो धारा होती हो, dq/dt क्या होता है बेटा? धारा। तो हमने रटा नहीं, हमने लिख के देखा स्लोप, धारा मिल गया। स्लोप से क्या मिल गया? धारा। तो कभी ऐसे सवाल आए तो देख ले। अच्छा अब इसका दूसरा मेथड, एक तो हमने एरिया से बताया है, दोनों ही तरीके पता होना चाहिए, दोनों ही तरीके पता होना चाहिए। मेथड 2, सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड में बेटा ऐसा सीन है कि देखो सर आवाज लो, आवाज बढ़ा दो, नहीं बढ़ा दो बैकग्राउंड वाइज। चलो मेथड 2, दूसरा मेथड।
बेटा लिखने का टाइम दिया नहीं जाता, निकाला जाता है, और अगर कोई चीज छूट जाए तो उसके लिए जगह छोड़ दिया करो। अब देखो मेथड 2 क्या है, हमें पता है कि आवेश समय t इज इक्वल टू a/2b तक बहेगा, आवेश इतने समय तक बहेगा। ठीक है, तो आवेश हमें दिया गया सवाल में कितना दिया गया, at माइनस बी टी स्क्वायर, at माइनस बी टी स्क्वायर है ना, आवेश इतना दिया at माइनस बी टी स्क्वायर, हमें आवेश याद करना है। तो बस जब तक आवेश प्रवाहित हो रहा है मान लिख दो a इंटू टी का मान कितना a/2b माइनस बी टी स्क्वायर का मान a स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर हो गया, 4b स्क्वायर काटा कूटा मतलब भाई साहब तो b से एक भी उड़ी बाबा, तो q इज इक्वल टू कितना आ गया a स्क्वायर अपॉन 2b माइनस a स्क्वायर अपॉन 4b। तो q इज इक्वल टू इसको घटाओगे तो ये a स्क्वायर अपॉन 4b आ जाएगा बेटा घटाने पर, है ना, घटाना आपको आता है, घटाना आपको आता है, घटाना आना इज वेरी वेरी एसेंशियल थिंग। आंसर सेम ही आएगा, किसी भी तरीके से आप करिए, किसी भी तरीके से करिए आवाज सेम ही आएगा। ठीक है, अच्छा बेटा आवाज में कोई समस्या है, जिसको लग रहा है आवाज में समस्या, टाइम पास ज्यादा नहीं भाई, अगर सच में समस्या है कसम दे रहा हूं सच सच वोट करना, आवाज में समस्या तो थम्स अप पर वोट करना, आवाज में समस्या नहीं है तो थम्स डाउन पर वोट करना, कसम दे रहा हूं आईआईटी की कसम दे रहा हूं, 12वीं मतलब 12वीं की नहीं देता हूं, सच सच बताना, आवाज में समस्या है तो थम्स अप पर वोट करना, क्लियर है तो थम्स डाउन पर वोट करना, कसम दे रहा हूं आईआईटी की कसम दे रहा हूं 12वीं मतलब 12वीं की नहीं देता हूं। बढ़िया तो आवाज आ रही देखो, सच सच हमारा फोटो भी दिख रहा है इसमें, आवाज में समस्या है तो थम्स अप पर वोट करना, मैं गोरा भी लग रहा हूं, मैं ये लाइट जल रही है उसके चक्कर में, कैसा करते हो यार। अब देखो दोस्तों अगला सवाल, देखो हमें धारा लाने के लिए आवेश को चलाना है, आवेश चल गया मतलब धारा आ गई, ओहो। अब ऐसे कैसे समस्या है कि 44% लोगों के कान खराब है, 55% के लोग सही है, देखो आवाज खराब आएगी तो सबके पास आएगी मेरे साइड से, और आवाज सही जाएगी तो सबके पास सही जाएगी, सही जाएगी तो सबके पास सही जाएगी। ऐसा थोड़ा कि मैं मंत्र फूक देता हूँ, ओ तुम्हारे पास आवाज खराब जाओ, ओ तुम्हारे पास आवाज अच्छी जाओ, पगलेट्स। आइए देखो धारा का निर्माण कराना है मतलब आवेश को चलवा दो, अगर आवेश चल रहा है, ये पगला आवेश अगर चल रहा है तो धारा का निर्माण होगा। अब आवेश चाहे जैसे चले, उछल उछल के चले, कूद कूद के चले, गोल गोल घूमे, है ना, सरल रेखा पे गति करे, तो देखो ध्यान देना, एक आवेश क्यू आवेश का कण r त्रिज्या के वृत्त पर कक्षा में v चाल से परिक्रमा करता है, तो इसकी गति के कारण उत्पन्न कक्षीय धारा ज्ञात करना कीजिए। तो एक आवेश है पगला, इसको कोई काम नहीं था, तो एक बेवकूफ आवेश क्या करने लगा, ये गोल गोल घूमने लगा, चाल भी से गोल गोल घूमने लगा, और जिस कक्षा में घूम रहा है उसकी त्रिज्या कितनी है बेटा r, ऐसा हम नहीं कह रहे सवाल में दिया गया। ठीक है, आवेश कितना है q, तो धारा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, आवेश बटे समय, ऐसा कहते हैं समय। तो देखो धारा I इज इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं, आवेश कितना है q, और बटे समय कैसा, एक चक्कर का समय ले लो, एक चक्कर का समय आपको दिया नहीं है तो एक चक्कर का समय ले लो। ठीक है, अब एक चक्कर में कितना समय लगेगा, तो एक चक्कर के समय को हम क्या कहते हैं बेटा, आवर्तकाल, और समय बराबर अपन कहेंगे एक चक्कर में तय दूरी बटे चाल, समय बराबर क्या हो गया, दूरी बटे चाल। देखो हम समय बराबर दूरी बटे चाल क्यों लिख रहे हैं, क्यों, एक चक्कर का दूरी हमको पता है कितना, एक चक्कर में कितनी दूरी चलते हैं 2πr, तो 2πr बटे v, तो I बराबर कितना हो गया q, अच्छे से लिखा मैं, I बराबर q अपॉन 2πr डिवाइडेड बाय v, चला जाएगा ऊपर, तो q भी अपॉन 2πr इज द करेक्ट आंसर माय डियर मेरे खुद के पर्सनल दोस्तों। आइए समझ गए, तीसरी बात है आवेश बटे समय किसका, एक चक्कर का ले लो, एक चक्कर का समय ले लो। अब हाइड्रोजन, बेटा आपने परमाणु संरचना पढ़ा है क्या केमिस्ट्री में, परमाणु संरचना पढ़ा है क्या केमिस्ट्री में, पढ़ा है तो 1 लिखो, नहीं पढ़ा तो 0 लिखो, ये टॉपिक फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में होता है, परमाणु संरचना फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में होता है, तो अगर पढ़ा है तो ठीक है, हम इस सवाल पे चलते, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। आधे लोग कह रहे हैं पढ़ा है, आधे लोग कह रहे हैं नहीं पढ़ा है, पगलेट्स हैं, कैसे भैया। चलो हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में परिक्रमा करते एक इलेक्ट्रॉन की गति के कारण उत्पन्न कक्षीय धारा, पढ़ा है तो ठीक है, नहीं है तो अपन आगे पढ़ेंगे, है ना, अभी मान लेना। तो देखो हाइड्रोजन परमाणु इधर, ये हाइड्रोजन का नाभिक होता है, और हाइड्रोजन के पास बेचारा एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, अब इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है, मान लीजिए कक्षीय चाल कितनी है, इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है तो धारा किस दिशा में होगी, इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत। यहाँ पर बेटा धन आवेश था, धन आवेश ऐसे घूम रहा है, तो धारा भी ऐसे ही होती, ये धन आवेश की दिशा और धारा की दिशा एक ही होती है, ये बेचारा कौन है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा धारा की दिशा के विपरीत होती है, या इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा की धारा विपरीत होती है। ठीक है, अब हमें धारा लिखना है तो धारा भाई q अपॉन t, ठीक है, तो I इज इक्वल टू Q कितना है, E है, T हम आवर्तकाल ले लेते हैं, तो I इज इक्वल टू हम इसको क्या लिखेंगे, आवेश कितना E, T की जगह क्या लिखोगे 2πr/v लिखोगे, 2πr/v, R किसकी, इसकी त्रिज्या है। अब R का मान कितना होता है, V का मान कितना होता है, तो R इज इक्वल टू हम लिखते हैं R0 n स्क्वायर बाय z लिखते हैं ना, और V का मान क्या लिखते हैं, V का मान लिखते हैं V0 इंटू z/n। अगर आपको परमाणु संरचना पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो उसको भूल जाना, यहाँ तक ही आंसर आ गया आपका, यहाँ तक भी आपका बेटा आंसर आ गया। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे, ये हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो V का मान हम ज्ञात करें तो ये कितना हो गया, V0 इंटू हाइड्रोजन के लिए Z का मान 1 और पहली कक्षा के लिए N का मान भी 1, तो V0 का मान किसके बराबर आ गया, V के बराबर आ गया, और R का मान निकालना चाहे तो R बराबर R0, और हाइड्रोजन की पहली कक्षा के लिए N का मान 1 और Z का मान भी बेटा 1, तो इसका मान किसके बराबर आ गया, R0 के बराबर आ गया। ठीक है, अब इनके मान भी हमें पता होते हैं, जैसे R0 बराबर क्या है, R बराबर R0 है, R0, और R0 का मान होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम 10 टू द पावर -10 एंगस्ट्रॉम। हेलो कौन सर, मैं लेक्चर ले रहा हूँ सर, लेक्चर ले रहा हूँ, मैं 9:30 बजे फ्री होऊंगा। मैं तो फिर ना बीच में ब्रेक होगा, मैं आपको कॉल लगा लेता हूँ, कितने बजे, 7:30 बजे। अच्छा तो चल जाइए ना, अब वो मकान है, वो कोई रेंट पे रहता है, आप चले जाना, हमको बोल देना ऐसा है, वो है ना, हाँ बिल्कुल, अगर वो गेट पर आप जाएंगे कोई गार्ड वगैरह अगर आपको रोके ना तो मुझे कॉल लगा देना। ठीक, ओके। चलिए 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, और V0 का मान कितना है, V बराबर अपन क्या कहते हैं V0, और इसका मान मैं भूल गया, चलो 2.2 इंटू 10 टू दी पावर शायद 6 होता है,
2.2 इंटू 10⁶ मैंने मान सही लिखे हैं क्या, है ना ऐसे। तो ई वी अपॉन 2 पाई आर, तो ये क्या है ई वी अपॉन 2 पाई आर। तो आई इज इक्वल टू कितना हो गया, ई का मान आप जानते हैं, मान तो सभी का आप जानते हैं, ई इंटू वी नॉट अपॉन 2 पाई आर की जगह क्या लिख लेंगे आर नॉट, मान सबके पता है। बेटा मुझे वी का मान सही पता है क्या, हाँ 2.18 या 2.2 लगभग लगभग। बेटा हाँ अभी मैंने लोन बाल करवाने थे ना, मुझे बाल करवाने थे, दाढ़ी बनवानी थी, तो मैंने लोन लिया था इसलिए फोन आया था, है ना, इसलिए फोन आया था, मैंने बाल कटवाने के लिए लोन लिया, चुकाया नहीं। बेटा एक ही बात है ना, ये 2.2 या 1.18 अगर हम राउंड फिगर कर देंगे ना तो 2.2 ही आ जाएगा लगभग, है ना, एक ही बात होती है। अरे 0.8 नहीं होता पगलेट, ये एक ही बात है बेटा, है ना, जैसे 2.18 है, अगर हम राउंड फिगर में करना चाहें तो 8 को हटाएंगे, इसको 1 से बढ़ा देंगे तो 2.2 हो जाता है ना, तो उसका लोड नहीं है। हट पगलेट, रॉन्ग है गधे, हमको पूछ के आ लो तुमसे कि बेटा ये सही है क्या, पूछ के आ लो, तुम एकदम बवंडर मचा देते हैं। आइए इधर ध्यान दो, तो एक अल्फा कण 6.25 इंटू 10⁻15 साइकिल पर सेकंड से परिक्रमा करता है, तो उसकी गति के कारण उत्पन्न धारा ज्ञात करें, तो उसकी गति के कारण उत्पन्न धारा ज्ञात करें। सॉल्यूशन तो देखो एक अल्फा कण वृत्ति गति कर रहा है, पगला अल्फा कण क्या कर रहा है बेटा, वृत्ति गति कर रहा है, ठीक है, वही वृत्ति गति का मतलब गोल गोल घूमना, का करेला अल्फा कण हम गोल गोल घूमेला, आवेश कितना होएला, इस पर प्लस का 2 ही होएला, इधर जाएला किस चाल से, मान लीजिए वी चाल से जाएला, वी चाल से चलेला, वैसे हमें जरूरत नहीं है वी चाल की, क्यों जरूरत नहीं है अभी बताते हैं, इसकी त्रिज्या कितनी आ रहा है आपको, आवृत्ति दी है, आवृत्ति दी है। तो धारा इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, क्यू बाय टी लिखते हैं, ये गोल गोल घूम रहा है तो धारा हम क्या लिख देंगे, क्यू अपॉन कैपिटल टी, आवेश बटे एक चक्कर का समय, आवेश बटे एक चक्कर का समय। अब हमें समय नहीं दिया ना ही वी दिया, ना तो हमको इन पगलों ने भी दिया है, ना त्रिज्या दिया, कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया, खाली हाथ भगा दिया, खाली हाथ भगा दिया, कुछ नहीं दिया इन्होंने। तो बेटा आई इज इक्वल टू कितना होगा, क्यू, और टी का मान कितना, टी का मान कितना हो जाएगा जनाब, टी का मान हो जाता है बेटा 1/f, है ना, जानते हैं ना कि आवर्तकाल टी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा 1/f होता है, या हम कहें f बराबर ऐसे लिख लो, f बराबर क्या होता है 1/t होता है, f बराबर कितना होता है 1/t होता है, और t का मान लिखना चाहो तो t इज इक्वल टू क्या हो जाता है 1/f हो जाता है, 1/f हो जाता है। इज इट क्लियर, ठीक है। तो धारा कितनी आ गई, q इंटू एफ, क्या सुंदर धारा आ गई है, q का मान कितना 2e, f का मान भी आपको दिया गया है, आप चाहो तो मान लिख लो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू f, तो हर मान कितना 6.25 इंटू 10 टू द पावर हाउ मच 15, 10 टू द पावर 15, है ना, बस गुणा कर लेना, गुणा करने में तो आप एक्सपर्ट। f क्या है बेटा, आवृत्ति है, आवृत्ति, एक कण साइकिल प्रति सेकंड, साइकिल प्रति सेकंड क्या होता है बेटा, आवृत्ति की इकाई होती है, आवृत्ति चक्कर प्रति सेकंड, चक्कर आवृत्ति क्या होती है, एक सेकंड में चक्करों की संख्या, एक सेकंड में चक्करों की संख्या। 2 कहां से आया, अरे मेरे प्रिय घनचक्कर दोस्त, अल्फा कण है, अल्फा कण पर बेटा कितना आवेश होता है, 2e होता है, जैसे प्रोटॉन का आवेश e होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश भी e होता है बट नेगेटिव। f बेटा आवृत्ति है ना, मैंने लिख दिया है ना, मुझे लगा कि साइकिल प्रति सेकंड से आप समझ जाओगे, एक सेकंड में चक्करों की संख्या को हम क्या कहते हैं, आवृत्ति, और आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल। अल्फा कण पर जो आवेश होता है, अल्फा कण होता है हीलियम का नाभिक, है ना, चलो मैं ये भी कहीं लिख देता हूं, अल्फा कण क्या होता है बेटा, हीलियम का नाभिक, हीलियम का नाभिक, हीलियम के नाभिक मतलब हीलियम से हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लें, नाभिक बचेगा, 2 प्रोटॉन बचेंगे, ठीक है, तो अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है। चलिए तो ये इस तरीके के कुछ सवाल हैं। अच्छा एक सवाल ऐसे देख लो, अगर कोई रेखीय आवेश चल रहा है ना, एक सवाल ऐसा भी देख लो, है ना, कि एक हमारे पास रॉड है, रॉड है और इस रॉड पर आवेश फैला हुआ है, आवेश कितना है, Q है, Q, आवेश कितना बेटा, टोटल आवेश Q है। रॉड को हम चला रहे हैं किस चाल से, V से, रॉड को बेटा हम V चाल से चला रहे हैं, रॉड की लंबाई कितनी है, यल, रॉड की लंबाई कितनी है बरखुरदार, यल, रॉड की लंबाई कितनी है, L है, ओके जी मास्टर, रॉड की लंबाई कितनी है, L है, ठीक है। हम क्या प्रभावी धारा ज्ञात कीजिए, प्रभावी धारा ज्ञात कीजिए, प्रभावी धारा ज्ञात कीजिए, कुड़ बन देते प्रभावी धारा, तो बहुत आसान, बहुत आसान सॉल्यूशन। तो धारा का मतलब वही आई प्रभावी इज इक्वल टू, प्रभावी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आवेश ऐसे चल रहा है, आवेश चल रहा है, मतलब आवेश नहीं चल रहा है एक्चुअली, आवेश रॉड पर है और रॉड चल रही है, तो आवेश भी चल रहा है ना, है ना, कि देखो अपन को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो अपन खुद चल के जाए, बूम 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 खुद चल के जाए। दूसरा काम क्या हो सकता है, या अपन बैठ जाए मोटरसाइकिल तो मोटरसाइकिल चले, अपन बैठ जाए बस में बस चले, अपन बैठ जाए कार में कार चले, तो भी तो अपन ही चल रहे हैं ना। तो यहाँ पर आवेश है ना, आवेश बैठ गया रॉड पर और रॉड चल रही है, ठीक है, तो प्रभावी रूप से अपन देखें तो आवेश ही चल रही है, तो जो प्रभावी धारा होता है वो अपन क्या कहते हैं, Q बटे T, Q बटे T। अब यहाँ पर T का मान क्या हो जाएगा, तो देखो हम यहाँ पर एक प्रेक्षक को खड़ा कर देते हैं, इसको खड़ा कर देते हैं, प्रेक्षक को खड़ा कर देते हैं, तो इस प्रेक्षक के अनुसार रॉड इसको कितने समय में पार कर जाएगी, है ना, तो प्रेक्षक के अनुसार, प्रेक्षक के अनुसार रॉड को, प्रेक्षक के अनुसार रॉड, प्रेक्षक को T बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है मतलब रॉड की लंबाई कितनी है L, चाल कितनी है V, तो कितना समय L बटे V समय में पार कर जाएगी, पार कर जाएगी, ठीक है। तो यहां से अपन प्रभावी धारा I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आवेश कितना है Q और समय कितना हो गया L बाय V, तो ये कितना हो गया QV अपॉन L, ये प्रभावी धारा। तो सिंपल सी बात है, समय निकालना है, हर केस में आवेश चल रहा है, आवेश आपको दिया गया है, आपको निकालना है क्या, समय, समय कैसे निकालोगे, तो बड़ा आसान है समय निकालना, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अच्छा ये आंसर हो गया अपना। अच्छा देखो कई बार क्या करते हैं ना, आवेश को घुमाते हैं और चाल नहीं बताते, कोणीय चाल बता देते हैं, क्या बता देते हैं बेटा, कोणीय चाल, ठीक है। तो देखो आवर्तकाल ना अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है, आवर्तकाल, कभी आप
आवृत्ति बताएंगे, कभी चाल बता देंगे। तो आवर्तकाल को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई r अपॉन v, ठीक है मास्टर। और आवर्तकाल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई r और v की जगह हम r ओमेगा लिख सकते हैं अगर कोणीय चाल दी हो तो। कई बार कोणीय चाल दी जा सकती है कि कोणीय चाल इतनी है ना, एक होती है रेखीय चाल v, कोणीय चाल ओमेगा। 12वीं में हो कोणीय चाल तो सुना ही होगा, ठीक है। तो अगर कोणीय चाल दी है तो r से r बेकार हो गया, t का मान कितना 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा। तीसरा t का मान आवृत्ति के पदों में दिया जा सकता है, t = 1 अपॉन आवृत्ति। तो इन तीन पदों में आपको t का मान दिया जा सकता है और t की एक सदा बाहर परिभाषा तो है ही, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। ऐसा मर्द तो मर्द हो वैसे रे। अब देखो एक राशि और आती है जिसको हम कहते हैं धारा घनत्व, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी धारा घनत्व, ठीक है। तो ये क्या होता है, चालक के काट क्षेत्र के लंबवत प्रति इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा धारा घनत्व कहलाती है। चालक के काट क्षेत्र के लंबवत प्रति इकाई काट क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा धारा घनत्व कहलाती है, ठीक है। तो देखो इसमें कुछ लोड नहीं लेना है, बिल्कुल आसान सी चीज है, बिल्कुल आसान सी चीज है कि धारा घनत्व जे बराबर मैं अपने खुद के पर्सनल हाथों से लिख देता हूं। ये क्या होगा बेटा, धारा बटे धारा के लंबवत, धारा प्रवाह के लंबवत धारा प्रवाह के लंबवत अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो इसको मतलब ये परिभाषा ना थोड़ी संस्कृत जैसी लग रही है तो उसको भूल जाओ, ये वाली परिभाषा याद रखो जो मैंने लिखी है। इसको हम निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं, परिभाषा में ऐसा लिखना कि धारा घनत्व निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है, निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है, परिभाषित किया जा सकता है, कैसे परिभाषित करते हैं बेटा इसको परिभाषित करते हैं धारा घनत्व जे बराबर धारा बटे धारा प्रवाह के लंबवत अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, धारा बटे धारा प्रवाह के लंबवत अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो देखो धारा में कोई समस्या नहीं है, जे धारा घनत्व, मतलब धारा घनत्व का संकेत क्या होता है बेटा, जे आई धारा, कोई दिक्कत नहीं। अब अनुप्रस्थ काट का जो भी लोचा है उसको अपन दूर कर देते हैं। देखो धारा कहां बह रही है, धारा बह रही है इस दिशा में, तो धारा प्रवाह के लंबवत, धारा इधर है तो हमें अनुप्रस्थ काट का मतलब तार को काट देना, कौन सा क्षेत्रफल लेना है, जो कि धारा के प्रवाह के लंबवत है, धारा के प्रवाह के लंबवत है, ये वाला क्षेत्रफल। तो यहाँ जे बराबर आई बटे ए, आई इसमें बहने वाली धारा है और ए इसका क्षेत्रफल है। ये क्या है बेटा, इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया कितना है बरखुरदार ए है ना। एरिया क्षेत्रफल सदिश राशि होती है। क्षेत्रफल कैसी राशि होती है, अपन पढ़ चुके हैं, गॉस प्रमेय में भी पढ़ा था कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है और क्षेत्रफल सदिश की दिशा सतह के लंबवत। अगर हम क्षेत्रफल सदिश की दिशा बनाऊं तो क्षेत्रफल बेटा सदिश इस दिशा में होगा, ये सदिश, ये क्षेत्रफल सदिश, ठीक है। अब मान लीजिए किसी ने टेढ़ा काट दिया, किसी ने तार को टेढ़ा काट दिया, अपन सलाद नहीं बनाते, सलाद है ना, सैलेड, तो खीरा काटते हैं, खीरा है ना, तो वैसे तो सीधे काट लेते हैं, सीधा गोल कटता है ना, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा था, गोल। लेकिन ना कभी ऐसा होता है कि चलो डिजाइनदार खीरा काटते हैं, डिजाइनदार है ना, तो ऐसे काटने लगते हैं खीरा को टेढ़ा, है ना। तो खीरा देखो किस आकार का बन जाता है, अति परवलय। अगर हम अति परवलय नहीं, दीर्घवृत्त खीरा को सीधा ऐसे काटें, खच तो क्या बनेगा, वृत्त जैसा दिखाई देगा अनुप्रस्थ काट। लेकिन कभी ऐसा होता है ना कि चलो हमें लड़की वाले देखना है तो खीरा अच्छे से सजा के काटेंगे, मूली भी सजा के काटेंगे, तो ऐसा टेढ़ा करके कैसा काटेंगे तो अच्छी लगेगी दिखने में, है ना। ऐसा आकार दिखेगा सामने से, ऐसा दीर्घवृत्त के जैसा, ऐसा डिजाइन बनाने के लिए डिजाइनदार, हाँ सर। तो ऐसा अगर काटा है बेटा तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपको कौन सा लेना है, धारा के लंबवत। धारा कहां बह रही है सर, धारा यहां बह रही है, तो धारा के लंबवत वाला क्षेत्रफल लेना है बेटा हमें, ये वाला क्षेत्रफल लेना है। कौन सा वाला क्षेत्रफल लेना है बरखुरदार, ये वाला, ठीक है। तो क्षेत्रफल अगर सदिश की बात करें हम, क्षेत्रफल सदिश सतह के लंबवत हो वैसे, क्षेत्रफल सदिश का हो वैसे लंबवत। अब देखो ये एरिया कितना है ए, इधर एरिया वेक्टर कितना है ए, तो इधर वाला घटा कितना हो जाएगा ए cos थीटा, ए cos थीटा, समझ गया ना बेटा, ए cos थीटा है ना। इसका जो एरिया है, ये वाला क्षेत्रफल जो आएगा, ये वाला एरिया ये ए cos थीटा, ए cos थीटा, हेलो हेलो, अरे भैया फोन करने के बाद बोलने का भी होता है, हेलो। चलिए एरिया है ना, इसका परिमाण एक cos थीटा है, मान एक cos थीटा और दिशा इधर होगी सतह के लंबवत, ठीक है। तो समझ गए कि देखो अगर सीधा ऐसे काटा है खच्चे करके तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जे बराबर आई अपॉन ए हो गया, लेकिन अगर तार तुमने डिजाइनदार काटा, डिजाइन वाला तार काटा ऐसे करके तो फिर हमें क्षेत्रफल कौन सा लेना है, धारा प्रवाह के लंबवत अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो धारा प्रवाह कहां है, इधर, तो हमें क्षेत्रफल लेना है पिंक वाला, धारा प्रवाह के लंबवत अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। वो कितना आ जाएगा, J इज इक्वल टू, मैं अपने हाथों से लिख दूं क्या, J इज इक्वल टू आई अपॉन धारा अपॉन ए cos थीटा, और फिर अगर हम धारा को यहां से लिखना चाहें बेटा, धारा का मान यहां से निकल जाता है, तो आई इज इक्वल टू कितना आ गया, J A cos थीटा। तो आई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई इक्वल टू J वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सदिश रूप में। देखो एरिया वेक्टर सदिश राशि है सर, J धारा घनत्व भी सदिश राशि होती है, अब हम J और A का दो सदिश राशियों का गुणा करते हैं, तो सदिश राशियों को ऐसे गुणा नहीं कर देते कि मुंह उठाया इंटू लगा दिया, ऐसा नहीं करते सदिश राशियों के साथ। सदिश राशियों के दो गुणनफल होते हैं, या तो डॉट या क्रॉस, ठीक है। अब देखो धारा कैसी राशि है, सदिश या अदिश, जरा कमेंट में बताना, धारा कैसी राशि है, सदिश राशि या अदिश राशि है। सदिश, तो धारा अदिश राशि होती है, मैंने आपको बताया था सदिश जब पढ़ा रहे थे कि धारा एक अदिश राशि होती है। धारा की हम दिशा भले ही बनाते हैं बट धारा अदिश राशि, ठीक है, अदिश राशि होती है बेटा, यस अदिश, सदिश नहीं पकड़ लेता हूं, सदिश नहीं, अदिश राशि होती है। तो J और A का हम कौन सा गुणनफल करें कि अदिश आए, तो सर डॉट गुणनफल करना चाहिए, तो J और A का हम डॉट गुणनफल करते हैं तभी हमें अदिश राशि मिलेगी।
ना, स्केलर क्वांटिटी होती है धारा। सदिशों में मैंने बताया था आपको। चलिए एक छुटकू सा ही सवाल है मित्रों। कैसा सवाल है? छुटकू सा सवाल। क्या कहता है? एक खोखले बेलनाकार चालक के अनुप्रस्थ काट की आंतरिक व बाह्य त्रिज्या a व b है। तो इस चालक की लंबाई के अनुदिश, तो इस चालक की लंबाई के अनुदिश प्रवाहित धारा I है। तो धारा घनत्व का मान ज्ञात कीजिए। धारा घनत्व का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है बेटा? धारा घनत्व का मान ज्ञात करना है। तो बहुत आसान, ठीक है। एक खोखले बेलनाकार चालक तार, ठीक है, बेलनाकार चालक तार है, चालक तार। तो समझना ऐसा है कुछ, तार तो तार हो वैसे रे, ऐसा बेलनाकार तार है भैया, है ना। तो धारा इसमें से खोखला है ना, तो धारा इतने भाग से ही बाहर निकल रही होगी भाई। धारा कहां से बह रही होगी बेटा? इतने भाग से, इस भाग से धारा बाहर आ रही होगी, इस भाग से ही बेटा धारा निकल रही है। धारा ऐसे बह रही होगी इसमें कि धारा इधर इधर ऐसे बह रही है, धारा बह रही है। और जो मैंने हरे कलर से छायांकित किया है भाग, उसमें से ही धारा निकलेगी। हमें धारा घनत्व बताना है। तो धारा घनत्व J इज इक्वल टू, हम कहेंगे धारा बटे अनुप्रस्थ काट का वो क्षेत्रफल ना, वो वही है ना कि जिसमें से धारा प्रवाहित हो रही है ना। अनुप्रस्थ काट का वो क्षेत्रफल जिसमें से धारा प्रवाहित हो रही है, एक ही बात है, जिसमें से धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें से धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो सर ये क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे देखो धारा कितनी है? I। अब बताओ कितने क्षेत्रफल में से धारा प्रवाहित हो रही है? तो भैया बड़े वाली की त्रिज्या, बड़े वाली गोली की त्रिज्या कितना है? B। छोटे वाली की त्रिज्या कितना है? A। तो बड़े वाले में से हम छोटे वाले का क्षेत्रफल घटा दें। समझ गए कि नहीं समझ गए? आसान चीज है कि नहीं है? जैसे छोटा वाला गोला है ना, छोटा वाला गोला है, गोला, इसकी त्रिज्या A है, बड़े वाली की त्रिज्या B है। तो वो क्षेत्रफल जिसमें से धारा बह रही है, तो कुल क्षेत्रफल कितना? पाई B स्क्वायर, और माइनस जिसमें से धारा नहीं बह रही है वाला हटा दो, पाई A स्क्वायर, पाई A स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यस, वेरी गुड वेरी गुड। आप लोगों ने तो सही आंसर बता दिया। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगर आप सामने से देखना चाहो ना, फ्रंट व्यू, तो एक ऐसा है, एक ऐसा है, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी है? A, और इसकी त्रिज्या कितनी है बेटा? B है। इसकी त्रिज्या कितनी है? B है। तो धारा सिर्फ इसमें से बह रही है, तो वो क्षेत्रफल जिसमें धारा बह रही है कितना लोगे? वो क्षेत्रफल जिसमें से धारा बह रही है वो कितना लोगे? तो वो क्षेत्रफल जिसमें से धारा बह रही है वो हम लेंगे, वो हम लेंगे कितना? अरे कितना लोगे? तो पूरे क्षेत्रफल में से पाई B स्क्वायर में से पाई A स्क्वायर हटा दो। हेलो बोलकर गलत किया क्या? नहीं बेटा इमरान अली, तुमने हेलो बोल के कोई गलत काम नहीं किया है। लेकिन तुम पढ़ाई के समय हेलो बोल रहे हो, ये गलत किया है। पढ़ाई के समय ध्यान से पढ़ाई पर, हेलो है बाद में। मैं भी तो हेलो हाय बोलता हूँ, लेकिन कब? जब लेक्चर स्टार्ट होने वाला होता है तब। बीच में सुना है कि बीच में अपन पढ़ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ हेलो बच्चों, खाना खा के जाना। बीच में थोड़ा ना बोला जाता है। ये फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू। अगर हमने सामने से देखा तो अब देखो, एक मजेदार सवाल करवा दिया जाएगा। कहा बबुआ? ओ बबुआ, एक मजेदार सवाल करवा दिया जाए। सर हिम्मत है तो करवा दो, हिम्मत है तो करवा दो। मैंने कहा आओ आओ देखते हैं। अच्छा एक चीज, जैसे हम इसका इंटीग्रल फॉर्म भी लिख सकते हैं बेटा। इसका इंटीग्रल फॉर्म कहां लिखते हैं? अगले पन्ने पे लिख देता हूं। आओ तो देखो, हम कहें कि अगर कभी ऐसा हुआ J बदल रहा हो, J क्या हो बेटा? बदल रहा हो, ठीक है। तो हम कहें कि किसी माना किसी छोटे से क्षेत्रफल DA से गुजरने वाली धारा DI है, DI है ना, चाहे कैपिटल I लिख लो, छोटा I लिख लो, DI है। अच्छे से लिखो मत है ना, DI है, ठीक है मां साहब। तो DI बराबर अपन क्या लिख सकते हैं? छोटी सी धारा DI इज इक्वल टू J वेक्टर डॉट DA वेक्टर, J वेक्टर डॉट DA वेक्टर, J वेक्टर डॉट DA वेक्टर। अब हमको कुल धारा चाहिए, हमको कुल धारा चाहिए। तो हमने देखो हमारे पास DI है, J वेक्टर ओके, DA वेक्टर ओके ओके। अगर हमें कुल धारा चाहिए तो बताओ क्या करें? जैसे अभी कुछ बालक पूछ रहे थे कि सर हमें, आपको पता कैसे चलता है कि कब अवकलन करना है और कब समाकलन करना है? कब अवकलन करना है और कब समाकलन करना है, ठीक है। तो बेटा हमें I चाहिए और DI है, मतलब D हटाना है। D क्या करना? हटाना। तो D हटाने के लिए हम क्या करेगा? समाकलन करेगा, तो समाकलन अपन को खा जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास क्या बचेगा? यहां से बचेगा I इज इक्वल टू इंटीग्रल J वेक्टर डॉट DA वेक्टर, J वेक्टर डॉट DA वेक्टर। ऐसे तो अगर कभी J बदल रहा होगा तो हम इस तरीके से भी रिजल्ट यूज कर लेंगे ना, इंटीग्रल फॉर्म हो गया। ये का उपयोग करेंगे जब J बदल रहा है, जब J बदल रहा है। अब देखो इस सवाल में हम J बदल रहे हैं, थोड़ा अच्छा सवाल बनाते हैं, ध्यान से देखना कि एक खोखले बेलनाकार चालक के काट के क्षेत्रफल की आंतरिक व बाह्य त्रिज्या ये भी है। इस चालक की लंबाई के अनुदिश धारा घनत्व, प्रवाहित धारा नहीं, धारा घनत्व, ठीक है बेटा। मैं सवाल बदल रहा हूं। दिल न किसी से लगाना, झूठे हैं प्यार के वादे सारे, झूठी हैं प्यार की कस्में। लंबाई के अनुदिश प्रवाहित धारा घनत्व, जो धारा घनत्व है बेटा, ये आपको कुछ J इज इक्वल टू J नॉट इंटू R दिया गया है, जहां R बेलन के केंद्र से दूरी है, तो चालक के अनुप्रस्थ
काट से प्रवाहित धारा पूर्ववंत प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। अब देखो आपको जे दिया है ना, अब एक टाइप का सवाल कर लेते हैं फिर जे अलग अलग तरीके से, कभी जैसे हमने कहा जे बराबर कितना दिया, जे नॉट इंटू आर दिया, कभी कह देंगे जे बराबर जे नॉट इंटू आर स्क्वायर है, मतलब जे बदल रहा है, कभी कह देंगे जे इज इक्वल टू जे नॉट इंटू 1 माइनस आर अपॉन आर है, तो जे आर का फलन होगा, जे लगातार बदल रहा होगा। तो ऐसे कितने सवाल हो सकते हैं, घनघोर जे बदल दो सवाल बदल गया, जे बदल दो सवाल बदल गया, ठीक है। अब इसमें सीन क्या है, जैसे हम धारा लिखना चाहें, धारा अपन क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू जे इंटू ए, जे इंटू ए लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जे नियत नहीं है, जे लगातार बदल रहा है, जे लगातार बदल रहा है, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें इंटीग्रेशन बदल करना पड़ेगा, जे लगातार बदल रहा है। तो देखते हैं इसके सॉल्यूशन में, है ना, हमें धारा का मान ज्ञात करना है। जे दिया है तो क्या पूछेंगे, धारा दी है, पहले धारा दी थी तो क्या पूछा था, इस केस में जे पूछ लिया था, धारा का मान बताया था कि धारा कितनी है, आई पूछ का लिया था, जे हमने निकाल लिया था, जे इतना है। इस बार का किया, जे बता दिया और क्या पूछ रहे हैं, धारा पूछ रहे हैं। तो हम इसका पहले तो साइड व्यू बनाते हैं कि अगर कोई पगला यहाँ से खड़े होकर इसको देखे तो साइड व्यू। अच्छा मैंने उधर फ्रंट व्यू लिख दिया था क्या, हमें तुम पगले हो, दिस इज नॉट फ्रंट व्यू, दिस इज साइड व्यू, है ना, साइड से देखेंगे भैया, साइड से देखेंगे तो हमको ऐसा दिखाई देगा, दिस इज साइड व्यू, साइड व्यू। ओके, आजा भाईजान, आजा भाईजान। तो इसका हम साइड व्यू बनाए तो थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे क्योंकि हमें इसमें थोड़ा काम करना है। साइड व्यू बना रहे हैं भाईजान, तो ये बड़ा सा, ये छोटा सा ले लेते हैं ऐसा। तो इसकी त्रिज्या तो पाईजान ए है, इसकी त्रिज्या कितनी है, ए है, और इसकी त्रिज्या पाईजान कितनी है, बी है, इसकी त्रिज्या कितनी है, पाईजान बी है। मर्द तो मर्द हो गए सर। और किस में से आ रही धारा बारह, है ना, इसमें बह रही है धारा, धारा इसमें से बहेगी क्योंकि तो कोकला है, कोकला यहाँ कुछ है नहीं, हवा है, हवा में थोड़ा बह जाएगी धारा। अब देखो जे लगातार बदल रहा है, जे इज चेंजिंग कंटीन्यूअसली, जे लगातार बदल रहा है, तो हम क्या करेंगे भाई साहब कि इसके केंद्र से छोटा आर दूरी पर, छोटा आर दूरी पर एक छोटा सा टुकड़ा कट करेंगे, बहुत छोटा सा टुकड़ा कट करेंगे एलिमेंट। इस एलिमेंट में से इस छोटे से टुकड़े की केंद्र से दूरी कितनी है, इस छोटे से टुकड़े की बेटा केंद्र से दूरी है आर, केंद्र से छोटा आर दूरी पर हमने टुकड़ा काटा, छोटा दूरी पर टुकड़ा काटा। तो इस छोटे से टुकड़े का क्षेत्रफल क्या होगा, इस छोटे से टुकड़े का बेटा क्षेत्रफल क्या होगा, तो इस छोटे से टुकड़े में से हमने कहा इस छोटे से टुकड़े में प्रभावित होने वाली, नहीं, छोटे से टुकड़े का एरिया, एरिया डी ए इज इक्वल टू 2 पाई आर डी आर। बताया था बेटा पहले भी कि छोटा सा अगर वृत्ताकार क्षेत्रफल है, छोटा सा अगर वृत्ताकार क्षेत्रफल है तो उसका एरिया 2 पाई आर डी आर, ठीक है। और इसमें से पास होने वाली धारा, इसमें से गुजरने वाली धारा हमने क्या कह दिया, डी आई कह दिया, डी आई कह दिया। सर डी ए कैसे आ गया, देखो वृत्त होता तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना लिखते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल लिखते हैं मास्टर पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब वृत्त नहीं है, वृत्त का एक छोटा सा भाग है, स्ट्रिप है, ठीक है, पट्टी है वृत्त की छोटी सी। तो हम इसका अवकलन करेंगे, ए का अवकलन डी ए पाई कांस्टेंट, आर स्क्वायर का अवकलन कितना होगा 2r हो गया, फिर आर का अवकलन कितना होगा डी आर, तो कितना हो जाता है 2 पाई आर डी आर, ठीक है मास्टर, ठीक है। चलिए हमें क्या निकालना है, डी आई ही निकालना है, तो डी आई इज इक्वल टू हम क्या लिखेगा, अब देखो जे इंटू डी ए, जे डॉट डी ए वेक्टर, चलो डॉट भी लगा देते हैं, ऐसा क्या याद रखोगे तुम भी। तो हमने कहा हमको पूरा ही चाहिए, हमका पूरा ही चाहिए, हमका क्या चाहिए, हमका पूरा ही चाहिए, हमका पूरा ही चाहिए, तो इंटीग्रेट कर दो, कुडिंग 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 कुडिंग, लिमिट हम अभी लगाएंगे, ठीक है। तो यहां से हमको क्या मिलेगा, जैसे मैंने पिछले पन्ने पे लिखा था ना सूत्र, चाहे सूत्र से लिख लो, ऐसे लिखो, इंटीग्रल ये जे डी ए डॉट प्रोडक्ट है ना, डी ए कॉस ऑफ थीटा, थीटा का मान कितना भाई, पाई जान 0 डिग्री। क्यों, देखो धारा कहां इधर, धारा कहां इधर जाएगी, और इसका एरिया वेक्टर भी कहां होगा, इधर ही होगा, एरिया वेक्टर सतह के लंबवत, धारा भी इसी दिशा में, सॉरी जे भी इसी दिशा में होगा, जे की दिशा बेटा सतह के लंबवत है ना, जो दिशा धारा की है वही जे की, आप ऐसा मान लो, जे भी कहां बेटा इसी दिशा में, धारा इधर जा रही है ना, धारा इधर जा रही है, तो एरिया वेक्टर भी यही और जे भी सतह के लंबवत इसी दिशा में, जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में जे, ठीक है। तो जे समझ रहे ना, एरिया वेक्टर सतह के लंबवत बाहर, धारा कहां निकल रही है, बाहर निकल रही है, तो जे और डी ए के बीच एंगल कितना हो गया, 0 हो गया। तो आई इज इक्वल टू हमारे पास अल्टीमेटली क्या हुआ, इंटीग्रल जे और डी ए का मान 2 पाई आर, आई इज इक्वल टू कितना हो गया, इंटीग्रल जे और डी ए का मान कितना 2 पाई आर डी आर, 2 पाई आर डी आर। अब देखो मेरे खुद के प्यारे पर्सनल दोस्तों, मेरे खुद के प्यारे पर्सनल दोस्तों, चर कौन है, बदल कौन रहा है, हम केंद्र से दूर जाएंगे तो क्या बदल रहा है, जे बदलेगा क्या, हम जे बदल रहा है, लेकिन इसमें देखो इसमें अच्छा जे का भी तो मान हमें लिखना पड़ेगा, जे का भी मान तो दिया गया है, जे का भी मान लिख लो। तो जे तो हर मान कितना दिया है, जे नॉट इंटू आर, जे नॉट इंटू आर, हमने जे का मान लिखा और एरिया का मान 2 पाई आर डी आर। अब देखो बेटा चर कौन है यहाँ पर, तो चर आर है, त्रिज्या जे नॉट कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, बदल कौन रहा है, त्रिज्या स्मॉल आर, क्या बदल रहा है, त्रिज्या स्मॉल आर, ठीक है। अगर हम यहाँ पर होंगे तो त्रिज्या का मान ए, और जब बहुत दूर चले जाएंगे तो त्रिज्या का मान बी, तो कौन बदल रहा है बेटा, आर ही बदल रहा है। तो आर में हमें लिमिट लगानी है, तो जरा सोचो समझो और बताओ कमेंट में, लिमिट कहां से कहां तक, लिमिट कहां से कहां तक, जरा सोचो। देखो अंदर तो धारा है ही नहीं, अंदर तो धारा बहेगी ही नहीं, तो धारा कहां से बहना शुरू हो रही है, धारा कहां से बहना शुरू हो रही है और कहां तक जा रही है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, आई लव यू बच्चों, आई लव यू, दिल गार्डन गार्डन कर देते हो यार हमारा। ऐसा लगता है कि मुझे एक जन्म और मिले फिर मैं आपको पढ़ाऊं, इतना खुश कर देते हो यार। कुछ बच्चे तो हैं अधर्मी, पापी, राक्षस, रावण, विभीषण, कुंभकर्ण, मेघनाद, संबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, माइनस से 0 से आर, पता नहीं क्या क्या। बेटा देखो हम ये टुकड़ा कहां काट सकते हैं, यहाँ तो धारा है ही नहीं, धारा कहां से कहां बह सकती है, यहां से लेके यहां तक, तो यहां पर आर का मान कितना होगा, ए यहां से शुरू हो रहा है ना भैया, कहां तक जा सकते हैं, कहां तक जा सकते हैं, यहां तक जा सकते हैं बी, इसके आगे कुछ है ही नहीं, तो स्मॉल आर का मान ए से शुरू होकर बी तक जा सकता है, ए से शुरू होकर कहां तक जा सकता है बेटा, बी तक जा सकता है। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, शर्माते हैं क्या इंटीग्रेशन करने में, ये देखो एक बालक लेकर सर अगली क्लास मत लेना, क्यों बेटा, आज हम सोचे थे कि 2 क्लास हो जाएगी, 2 क्लास हो जाएंगी, 30 से 30 60 रुपए मिल जाएंगे मुझे, एक क्लास का 30 रुपए मिलता है, 2 क्लास हो जाएंगी 60 रुपए मिल जाएंगी। तो रोज मैं दाल रोटी खाता था, तो आज सोचा था कि दाल रोटी के साथ ना चावल भी ले आऊंगा, चावल भी, लेकिन तुम इतने दोस्त हो ना, तुम चाहते नहीं हो कि मैं चावल खा पाऊं, बोर्ड में नहीं आएगा बेटा, बोर्ड में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, जे नॉट कांस्टेंट, यहां पर क्या बचा, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, जे नॉट कांस्टेंट, और यहां पर क्या बचा, आर स्क्वायर डी आर,
आर स्क्वायर डी आर यहाँ पर बचा, और लिमिट ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक। तो आई इज इक्वल टू 2 पाई जे नॉट, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आर की घात 3/3, आर की घात 3/3 लिमिट ए टू बी। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू 2 पाई जे नॉट डिवाइडेड बाय 3 को बाहर बुलवा लो, लिमिट लगाओ तो बी की घात 3 माइनस ए की घात 3, खत्म बात। ओके, 20 रुपए बेटा 1 घंटे के बोला था तुम, मतलब सच में यार कैलकुलेशन के नाम पे ना तुम क्या करते हो। बोल रहा कि सर आपने 20 रुपए प्रति घंटे बोला था, तो बेटा 1.5 घंटे का लेक्चर है ना, मैंने 20 रुपए प्रति घंटे बोला था, 20 रुपए प्रति घंटे, तो बताओ 1.5 घंटे के कितने हुए। ढक्कन माया भी हो यार, हम सोच रहे थे कि फिजिक्स में गलती करते हो। चलिए ऐसा, अब ना अगला चीज तो हो नहीं पाएगा। तो बेटा अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेगा, लेकिन वो अभी 5 मिनट में हो नहीं पाएगा, हम ब्रेक के बाद ही स्टार्ट करेगा, ब्रेक के बाद ही हम स्टार्ट करेगा। अच्छा, हम इसमें और कुछ सवाल वगैरह ये करवा सकता है क्या तब तक? 5 मिनट में हम एक टॉपिक स्टार्ट करेगा तो फिर वो हो नहीं पाएगा, हम क्या करें। कोई सवाल नहीं दिया था क्या मैंने, होमवर्क वही डिस्कस कर देते इतनी देर में। अच्छा चलो बता दो, इसमें कोई सवाल बताना है, मैंने डाइपोल के सवाल दिए थे, कोई सवाल बताना है क्या? नेक्स्ट क्लास कैंसिल नहीं बेटा, सारी नेक्स्ट क्लास फिजिक्स की है, सारी नेक्स्ट क्लास फिजिक्स की है, 7:40 पर, 25 मिनट का ब्रेक रहेगा आपके पास। नहीं बेटा वो एक अलग क्लास है भाई, 7:40 से 9 बजे तक, ज्यादा परेशान ना करूँ भाई, ज्यादा परेशान ना करूँ। होमवर्क नंबर 6, कोई डाउट है, कोई डाउट है, कोई डाउट है? 3 6, चलो बता देता हूँ जल्दी 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 यार, बता ही देता हूँ, सभी बताता हूँ कितने को बातें। आओ देखो, 2 4 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम परिमाण के विपरीत आवेश एक दूसरे से इतनी दूरी पर रखे गए हैं। यदि इस द्विध्रुव को इस फील्ड के बाहर विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो बल गुण का अधिकतम मान तथा इसको 80 डिग्री से घुमाने के लिए किया गया कार्य यदि प्रारंभ में द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में है तो। ठीक है, तो देखो भाई साहब, पी का मान कितना हो जाएगा, क्यू इंटू 2l, क्यू इंटू बीच की दूरी, क्यू इंटू बीच की दूरी है ना, क्यू इंटू बीच की दूरी, कोई दिक्कत नहीं है, हमें इसका मान मिल गया। ई का मान आपको दिया है, ई का मान भी बेटा आपको दिया है। टॉर्क इज इक्वल टू अपन क्या लिखते हैं, पी क्रॉस ई या पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। टॉर्क अधिकतम कब होगा पाई जान, टॉर्क अधिकतम कब होगा, तो हम कहेंगे जब साइन थीटा का मान एक मैक्सिमम होगा, साइन थीटा का मान मैक्सिमम होगा। तो साइन थीटा का मैक्सिमम मान कितना होता है 1, तो टॉर्क का मैक्सिमम मान कितना हो गया, टॉर्क का मैक्सिमम मान बेटा कितना आ गया पी ई, और साइन थीटा का मान कितना, साइन थीटा का मान 1, साइन थीटा का मान एक से ज्यादा ना हो सके, तो ये तो मैक्सिमम टॉर्क आ गया बेटा पी इंटू ई, पी इंटू ई मैक्सिमम टॉर्क आ गया। ठीक है ना, ये साइन थीटा बराबर 1 कब होगा, जब थीटा बराबर कितना हो 90, थीटा बराबर कितना हो 90। अब देखो बेटा, कैंसिल नहीं बेटा यार, हम अभी बीच में छुट्टी नहीं किए थे, तब कहीं चले गए थे, जयपुर चला गया था मैं, या थोड़ी क्लास बैलेंस कर लेंगे तो यार, कैसा करते हो, अच्छे बच्चे नहीं हो भाई, नहीं मेरे भाई नहीं होता, भाई होता भाई। अच्छा अब देखो, ये पहला पार्ट हो गया इसका, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दूसरा पार्ट, ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट। तो घुमाने में किया गया कार्य, तो वर्क डन इज इक्वल टू अपन क्या लिखता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो गया, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितना, तो पोटेंशियल एनर्जी यू होता कितना, माइनस पी ई कॉस थीटा। ठीक है, तो यू फाइनल कितना हो गया, माइनस पी ई कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी ई कॉस 0 डिग्री। सर एंगल कैसे डिसाइड कर लिए, तो हमने देखो कहा गया यदि प्रारंभ में द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में है इनिशियली, तो इनिशियली क्या है भैया, तो इनिशियली पी भी इधर ई भी इधर, ये इनिशियल सिचुएशन है बरखुरदार, पी और ई बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? ठीक है, तो थीटा कितना हो गया 0, अब कितने से घुमा दिया, 180 से घुमा दिया, तो थीटा कितना हो गया 180 होगा, सिंपलीफाई कर लेना इसको, तो w इज इक्वल टू ये पी बचा और ये भी कितना बचा पी है ना, cos 180 का मान -1 होता है, माइनस प्लस, और ये वाला माइनस प्लस, तो पी w इक्वल टू कितना आ गया 2p, w इक्वल टू कितना आ गया बेटा 2p। इसमें क्या सवाल, छठवें में क्या दिक्कत था, एकल आयनित दो परमाणुओं के बीच की दूरी इतनी है तो दोनों परमाणु विपरीत आवेश रखते हैं, तो द्विध्रुव आघूर्ण, भाई द्विध्रुव आघूर्ण p बराबर क्या हो जाएगा, एकल आयनित मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, एक को इलेक्ट्रॉन दे दिया, विपरीत आवेश है। ठीक है, तो कोई परमाणु है मान लीजिए ए, इस पर आवेश कितना प्लस ई, दूसरे पर विपरीत आवेश है, दूसरा परमाणु बी है, एकल आयनित है मतलब एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान है, तो ये अपन क्या लिखते हैं, क्यू इंटू बीच की दूरी, दूरी सही ना, दिशा की कोई चर्चा ही नहीं की गई, तो p बराबर आवेश कितना ई, बीच की दूरी कितनी है, एक एंगस्ट्रॉम का मतलब 1 × 10 टू द पावर -10 मीटर, बस ई का मान रखना, आंसर आ जाएगा, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, सब कुछ घनघोर आसान से। सातवां सवाल कि यदि विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर उसके केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र E है, यदि द्विध्रुव को 90 डिग्री से घुमा दिया जाए तो E कितना हो जाएगा, E/2 हो जाएगा। देखो ये द्विध्रुव है, ये इसकी अक्ष है, ये कोई बिंदु है, ये कोई बिंदु है, ठीक है, मान लीजिए बिंदु P है, यहाँ पर अपन बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो यहाँ पर ये अच्छी बिंदु हुआ, अच्छी बिंदु है अभी, तो E का मान कितना हो जाएगा 2kp/r3। अगर हम इसको 90 डिग्री से घुमा देते हैं, हम इसको 90 डिग्री से घुमा देते हैं बेटा, नई स्थिति पर लाते हैं, 90 डिग्री से घुमा दे, तेरी की 90 डिग्री से हमने घुमा दिया, दिस इज न्यू पोजीशन, न्यू पोजीशन, ये न्यू पोजीशन है, तो बेटा अब यही बिंदु कौन सा बन जाएगा, ये निरक्षीय स्थिति बन जाएगा, निरक्षीय फॉर न्यू पोजीशन, न्यू पोजीशन के लिए निरक्षीय बिंदु बन जाएगा। तो अब जो ई है, ई निरक्षीय पर वो कितना हो जाएगा, अक्षीय का /2 आधा हो जाता है, ई निरक्षीय पे कितना होता है kp/r3, तो बेसिकली कितना हो गया, ई इनिशियल का मतलब पहले वाले ई का आधा, ई का आधा, पहले ई थी ई का आधा,
आसान आसान, बिल्कुल आसान है। डीपीपी के सॉल्यूशन भी बेटा आपको मिल ही गए होंगे। कोई गिलास के बाद तो जल्दी से बोलो, वैसे गिलास के बाद का कोई मतलब नहीं है, हम अभी मिलने वाले हैं 20 मिनट बाद। 20 मिनट में आप चाय पानी जो पीना है पी लो, मस्ती कर लो, थोड़ा इधर उधर घूम लो, मोहल्ले में देख लो भाई कौन कौन सो रहा है, कौन कौन जाग रहा है, किसने खाना खाया किसने खाना नहीं खाया, कौन घर के बाहर बैठा है, कौन छत पर है, घूम फिर लो, माइंड फ्रेश हो जाएगा। दोस्त वगैरह होंगे ना मोहल्ले में, बतिया लो थोड़ी बहुत देर। नहीं बेटा पढ़ेंगे, सेकंड क्लास पढ़ेंगे। तुम मतलब क्या चाहते हो भाई? मुझे वर्षों हो गए बेटा चावल खाए हुए, दाल रोटी ही खाता हूँ रोज। आज मौका मिला है, तो भाई दाल रोटी के साथ ना चावल भी खा लेना प्लीज। कैसा कर रहे हो यार, कैसा कर रहे हो? ऐटा भालो हो ना, गरीबों पर बिल्कुल दया नहीं करते हो तुम। चलिए मिलते हैं, गरीबों पर दया किया करो भाई। तो चलिए बेटा मन लगा के दिल लगा के दिमाग लगा के पढ़ाई करते रहना। थैंक यू सो मच, टाटा बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।